आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। रविवार का जो दिन रहा वो खबरों से भरा रहा। यूजुअली रविवार थोड़ा छुट्टी वाला दिन होता है, थोड़ा पॉलिटिशियंस भी चिल करते हैं, पर जो रविवार गुजरा वो चिल करने वाला नहीं था। काफ़ी हीटेड और आरोप प्रत्यारोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के साथ ख़त्म हुआ। हमने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया आपको, और फिर राहुल गांधी की यात्रा बिहार में, तेजस्वी के बयान, लालू यादव का तंज, और अंत में दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश का अगला उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन है एनडीए की तरफ से, यानी जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। तो देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और बीजेपी ने तय किया है कि उनकी तरफ से सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार होंगे। सीपी राधाकृष्णन का आपने नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, तो हम आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि अक्सर जब बीजेपी बड़े फैसले लेती है तो ऐसे ही नाम सामने आ जाते हैं जो आपने पहले सुने नहीं होते। जैसे आपने सुना था भजनलाल शर्मा का नाम, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। आपने क्या मोहन यादव का नाम सुना था, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपने क्या उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम सुना था, अब भी आपको याद नहीं आएगा, जबकि वो मुख्यमंत्री हैं और 1 साल से ज़्यादा हो गया उनको मुख्यमंत्री बने। तो आप समझिए, वैसे ही उपराष्ट्रपति का नाम आया, इनका नाम सीपी राधाकृष्णन है। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है उनका नाम। बैठक में अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। ये सीपी राधाकृष्णन जी हैं, वो अभी महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर हैं और आरएसएस से वो जुड़े रहे हैं लंबे वक्त तक। तो आरएसएस को काफ़ी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अभी उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ही कहा कि आरएसएस सबसे बड़ा एनजीओ है विश्व का, राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान है, और फिर आरएसएस को और थोड़ा सा मनाने के लिए या संकेत देने के लिए कि नहीं, हाँ मैं आरएसएस मैन वैसे तो थे ही, लेकिन अब खुल कर के भी। तो अब ये आरएसएस से इनका बैकग्राउंड रहा है। 1998 और 1999 में ये कोयम्बटूर सीट जो तमिलनाडु की है वहाँ से सांसद रहे हैं। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और 2023 में इन्हें झारखंड का गवर्नर बनाया गया था। और अब उन्हें बता दिया गया है कि अब वो उपराष्ट्रपति बनेंगे। उन्होंने अपनी बहुत धन्यवाद भरी पोस्ट की है और उन्होंने धन्यवाद किया है प्रधानमंत्री मोदी को। तो 1957 में इनका जन्म हुआ था। तिरुपुर तमिलनाडु में पढ़ाई इन्होंने बीबीए की है। आरएसएस के स्वयंसेवक संघ से हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और आपको बताएं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव क्यों हो रहा है। आपको याद है धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति थे, लेकिन टेन्योर के बीच में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और सोचिए, जब से इस्तीफा दिया है तब से धनखड़ साहब हैं कहाँ। धनखड़ साहब को सब लोग ढूंढ रहे हैं। धनखड़ साहब जिनको लेकर के आया गया, उपराष्ट्रपति बनाया गया, वो धनखड़ साहब जिन्होंने 2024 के आखिरी सत्र में, जो उस लोकसभा का आखिरी सत्र था, उसमें लगभग पूरे विपक्ष को सस्पेंड करके कई बिल पास करवा लिए थे। वो धनखड़ साहब जो कभी कोलिजियम सिस्टम, तो कभी तमाम मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर रहते थे। अचानक से लोगों को लगा ये तो आंखों के तारे हैं, सितारे हैं, पर खबर आई रात में कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। अब उसके बाद धनखड़ साहब मिल नहीं रहे हैं। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई धनखड़ साहब कहाँ चले गए, पता नहीं चल रहा। और ऐसा अब कहने को तो कुछ भी कह रहे हैं, स्वास्थ्य कारणों का हवाला, बट उसमें जस्टिस वर्मा का इम्पीचमेंट हो या प्रधानमंत्री मोदी की लाइन टो ना करना हो, थोड़ा ओवर एक्टिव हो गए। राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनके घर का मामला था। तो जेपी जो धनखड़ साहब हैं वो यस मैन नहीं थे कि जो मोदी साहब ने कहा या अमित शाह साहब ने कहा तो जो ऊपर से लाइन आई वो टिक नहीं था। थोड़ा अपना दिमाग लगाते थे और उनकी अपनी एक पॉलिटिकल समझ थी, वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। अच्छा बुरा अलग बात है, लेकिन अब
जो नाम ढूंढकर भारतीय जनता पार्टी लाई है, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये धनखड़ जी के मोड में जाएंगे। जो इनसे कहा जाएगा वो करेंगे, जैसे भजन लाल शर्मा कर रहे हैं, चाहे वो मोहन यादव कर रहे हैं या उड़ीसा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वैसे ही ये काम करेंगे और राज्यसभा चलानी है। वैसे अब ये चुनाव होगा 9 सितंबर को, वोटिंग। अभी तक विपक्ष ने यानी इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। इंडिया गठबंधन से कौन उम्मीदवारों को होगा नहीं पता। चर्चा ये भी हो रही है कि क्या धनखड़ साहब कोई उम्मीदवार बना दें। अगर करें तो एक अच्छी बात है, सियासी गहमा गहमी होगी, हंसी मजाक होगा, थोड़ा बीजेपी पर प्रत्यारोप आरोप लगेगा, लेकिन धनखड़ साहब हैं कहाँ, मिले तो बात तो करें, चाय तो पिए, पर वो किसी से नहीं मिल रहे हैं, कहाँ हैं नहीं पता। अब अधिसूचना जारी हो गई है और अब देखना होगा कि क्या होगा, विपक्ष की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा। 9 सितंबर को चुनाव है। आपको बताएं, जो नंबर के हिसाब से, अगर नंबर्स देखें तो नंबर्स के हिसाब से ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए है उनके पास नंबर हैं, वो इन राधाकृष्णन साहब को उपराष्ट्रपति बना लेंगे। लेकिन विपक्ष अपना कैंडिडेट देगा ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कैंडिडेट नहीं देंगे। पिछली बार भी उन्होंने दिया था और इस बार देखना होगा कि किसको देते हैं। अब बीजेपी ने तमिलनाडु से सांसद बना करके एक संदेश देने की कोशिश की कि तमिलनाडु में चुनाव आने वाले हैं, तो वहाँ पर बीजेपी लुक साउथ, इन्वेस्ट इन साउथ, तो एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है कि हम तमिलनाडु से ला करके किसी को राष्ट्रपति बना रहे हैं। और तमिल लैंग्वेज को लेकर के, ट्राई लैंग्वेज फार्मूले को लेकर के भी बहुत चर्चा है कि किस तरीके से तमिलनाडु में पूरा कैंपेन चल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एंटी तमिल है, ट्राई लैंग्वेज फार्मूले को लेकर शिक्षा मंत्री से खींचतान है, वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब उपराष्ट्रपति बना दिया बीजेपी ने, तो एक पॉलिटिकल मूव भी है। लेकिन क्या विपक्ष बिहार में चुनाव है, बिहार में पीडीए की बात करते हैं, तो क्या बिहार से कोई उम्मीदवार हो सकता है इंडिया गठबंधन की तरफ से? क्या कोई दलित या पिछड़ा उम्मीदवार हो सकता है? अगर पॉलिटिकल तौर पर बिहार से किसी को इंडिया गठबंधन बनाता है, कांग्रेस बनाती है अपना उम्मीदवार, तो जाहिर सी बात है बिहार चुनाव में उसका वो एक राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। आपको बताएं कि एनडीए के पास नंबर्स हैं, उनके पास जो आंकड़ा चाहिए होता है उसे 31 से ज़्यादा सांसद हैं। लोकसभा में 542 सांसद हैं और राज्यसभा में 240। अभी 5 सीटें खाली हैं और अगर सारे नंबर्स देखे जाएं तो एनडीए के पास 422 का नंबर है और इंडिया गठबंधन के पास 312, यानी बहुमत से 79 कम। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार भी मोदी साहब के साथ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू भी मोदी साहब के साथ जाएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में कोई बगावत होने वाली है। अब आपको बताएं कि कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी नए उपराष्ट्रपति चुने जाने तक पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति के ना रहने, उनके बीमार होने पर या काम ना होने पर राष्ट्रपति की भी जिम्मेदारी निभाते हैं। राष्ट्रपति के निधन, पद छोड़ने या किसी और वजह से राष्ट्रपति पद का अगर खाली होता है तो चुनाव होने तक राष्ट्रपति के तौर पर भी काम करते हैं। तो सब कुछ होता रहा है। अब 21 जुलाई को धनखड़ साहब ने अपना त्यागपत्र सौंपा था। अब तब से धनखड़ साहब कहाँ हैं वो किसी को नहीं पता है कि धनखड़ साहब क्या हैं। और एनडीए की तरफ से तो अब उम्मीदवार आ गया है, कौन होगा अब उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से, बहुत दिलचस्प होगा। और होगा तो 100%, इसमें कोई शक नज़र नहीं आता है। और वो बिहार से होगा, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। अब बीजेपी तमिलनाडु, यस मैन और आगे की राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के अपना यह प्लान बनाकर सामने आई है। इंडिया गठबंधन जो हमारे सूत्र हैं, एक कोशिश ये भी थी, एक तबका था जो चाह रहा था कि ढूंढ करके धनखड़ साहब को खड़ा कर दिया जाए, धनखड़ साहब को लड़ाया जाए। अब धनखड़ साहब तो मिल नहीं रहे हैं, कहाँ हैं किसी को नहीं पता, स्वास्थ्य कारणों से गायब हैं, किसी को नहीं पता। अब कौन होगा, क्योंकि राहुल गांधी भी बिहार में है, यात्रा भी बिहार से कर रहे हैं और काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी वेंकैया नायडू थे धनखड़ साहब से पहले, वो भी साउथ से थे, वो आंध्र प्रदेश से थे। और अब सीपी राधाकृष्णन जो संघ से भी जुड़े हुए हैं और साउथ से भी हैं। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उनको एक चेहरा बनाया जाए। अब एक वाइस प्रेसिडेंट बना तो रहे हैं, पर उनमें शक्ति कितनी देंगे, क्योंकि धनखड़ साहब का इस्तीफ़ा होना, उनसे इस्तीफ़ा ले लेना,
उसके बाद से जाट समुदाय के लोग, किसान समुदाय के लोग काफ़ी सवाल उठा रहे हैं कि भाई धनखड़ साहब के साथ ऐसा क्यों कर दिया गया। सत्यपाल मलिक के निधन के बाद सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान ना दिया जाना, बीजेपी का कोई बड़ा नेता मंत्री नहीं आया, वो सब सारी बातें हैं, वो एक जाट समाज और किसान समाज कह रहा है कि भाई हमारा अपमान है। तो बीजेपी ये सारे कैलकुलेशंस लगाती है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन का कैलकुलेशन कितना सटीक बैठेगा नहीं पता। नंबर्स बीजेपी के पास में है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनको कोई समस्या होने वाली है, लेकिन राजनीति में मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। संदेश क्या भेजा जा रहा है, उसके मायने क्या हैं, तो उस वजह से उपराष्ट्रपति का चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और विपक्ष मजबूत है भी। सड़क पे भी मजबूत है, वो मजबूती बिहार में नज़र आ रही है। संसद में भी मजबूत है, क्योंकि इस बार आपने देखा संसद सत्र चलने नहीं दिया, पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर, फिर SIR के खिलाफ। तो संसद और सड़क दोनों ही विपक्ष मजबूत है। नंबर्स भले ही नहीं हो, लेकिन माहौल बनाना विपक्ष जानता है, तो माहौल बनेगा। कितना बनेगा वो तब पता चलेगा जब विपक्ष अपना उम्मीदवार घोषित करेगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।